Hello everyone, I am Sakshi Arora and I welcome you all to Science Spectrum. Today we are going to decode the chapter 1 of Paula Bruce, which is Remembering Journal Chemistry, Electronic Structure and Bonding. Let's dive deep into it. 1807 की बात है। बर्जीलियस नामक एक व्यक्ति ने दुनिया के सारे मटेरियल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया था। एक वो मटेरियल्स जो कि हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जिनको लैब में सिंथेसाइज करना मुश्किल नहीं नामुमकिन बोला था उन्होंने, और ऐसे मटेरियल्स को उन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल्स का नाम दिया था। और दूसरे वो मटेरियल्स जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं और इन मटेरियल्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है लैब में, इसीलिए उन्होंने इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बोला था। 1807 से लेके 1827 तक, मतलब 1807 से लेके 1827 तक गाड़ी यूं ही चलती रही। बट 1828 में आए फ्रेडरिक होलर, जिन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली सही नहीं है। उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया था यूरिया को फ्रॉम अमोनियम साइनेट बाय हीटिंग द कंपाउंड इन द लैबोरेटरी। सो दिस प्रूफ कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता था। यूरिया ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे हुआ? यूरिया ऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए हुआ क्योंकि यूरिया हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का एक मेजर पोर्शन बनता है और हम है लिविंग सोर्सेज, हमसे वो आ रहा है, इसका मतलब वो हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल। और अब ऑर्गेनिक मटेरियल हो चुका था लैब में सिंथेसाइज। ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डेफिनेशन को चेंज किया गया। अब ऑर्गेनिक मटेरियल्स की डेफिनेशन बन गई द मटेरियल्स दैट हैव कार्बन इन देम। सो द कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल रबर से लेके सिंथेटिक रबर तक, नेचुरल फाइबर से लेके सिंथेटिक फाइबर तक, प्रोटीन से लेके विटामिन तक, फैट से लेके कार्बोहाइड्रेट्स तक, ये पूरी दुनिया एक्चुअली ऑर्गेनिक की ही है। अब बात करते हैं कार्बन के बारे में कि कार्बन ही आखिर में वो स्पेशल एलिमेंट क्यों है जिससे ये पूरी दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चल रही है। अगर हम कार्बन की पोजीशन को समझें पीरियोडिक टेबल में, अब हम समझते हैं कार्बन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। कार्बन से पहले अगर हम देखें तो ये लिथियम, ये बेरिलियम, यहाँ बोरॉन, और कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब बात है कि लिथियम और बेरिलियम की, तो हम सब जानते हैं कि वो मेटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर कार्बन के बाद वाले एलिमेंट्स की बात की जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, नियॉन को तो छोड़ ही दीजिए, वो नोबल गैस है, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। बट कार्बन के लिए ना इलेक्ट्रॉन दे पाना और ना ही इलेक्ट्रॉन ले पाना एनर्जेटिकली फेवरेबल है, तो वो एक अलग तरकीब निकालता है। वो क्या तरकीब निकालता है? वो तरकीब निकालता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करेगा तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो वो स्टेबल हो पाएगा। तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो कि उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट रहते हैं, उनको 4 अलग अलग आइटम्स के साथ भी शेयर कर सकता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मान लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन मान लीजिए, और यहाँ पे ये ब्रोमीन मान लीजिए। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन एक ही बार में ये 4 अलग अलग आइटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और कार्बन के इसी नेचर को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंस नेचर। और इस तरीके से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। यहाँ मैं दिखा नहीं पा रही, बट ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कार्बन के अंडर आ जाते हैं। और इस तरीके से कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स बना लेता है, 4 अलग अलग एटम्स या 4 सिमिलर एटम्स के साथ भी बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 बॉन्ड्स बना के वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। क्योंकि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कार्बन का टेट्रावैलेंस नेचर, दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब बात करते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी की। तो वो अपने ही भाई बहनों के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। कार्बन के बहुत सारे एटम्स स्ट्रेट फॉर्म में, ब्रांच्ड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में और या कॉम्प्लेक्स चेन्स की फॉर्म में मिलकर एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बना पाते हैं। अपने ही बहन भाइयों के साथ मिलकर कार्बन अपने ये स्टेबल कंपाउंड्स बना पा रहा है जो बाकी कोई और एलिमेंट नहीं कर पाता है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एंड दीज 2 प्रॉपर्टीज एक्चुअली मेक कार्बन रियली यूनिक। तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज जो उसको बहुत यूनिक और बहुत स्पेशल बनाती हैं, वो है उसका टेट्रावैलेंस नेचर और वो है उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और इन दोनों के बारे में आपने 10th क्लास के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में जरूर पढ़ा होगा। अब बात करते हैं एटम की। बहुत देर से कार्बन एटम कर रहे हैं। अब एटम होता क्या है भाई? एटम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मानिए कि आप घर से बाहर गए, घर से बाहर जाके आपने एक बहुत सुंदर सा घर देखा मार्केट में। अब उस बहुत सुंदर से घर को देख के आपको जो
पहली चीज नहीं, एक्चुअली ये चीज हिट ही नहीं करेगी, मैं बोल रही हूँ इसलिए आप सोचेंगे कि उसको घर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट हम यूज कर रहे हैं वो है तो ईंट ही ना, ब्रिक ही है। ब्रिक बाय ब्रिक हम उसको ऐसे पास में लाकर और पूरा घर हम बना दे रहे हैं। तो अब उस घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई ईंट। अब हम क्या करते हैं, हम उस ब्रिक को तोड़ना शुरू करते हैं, उसको तोड़ते रहते हैं और एक ऐसे लेवल पर उसको लेकर आ जाते हैं जहां अब ना उसको हम और तोड़ पाएंगे और ना ही वो हमें दिख पाएगा। मैटर की एक वो स्टेज जो ना फर्दर डिवाइड हो सकती है और ना हमें नेकेड आइज से दिख सकती है, उस स्टेज को हम एटम बोलते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एटम एटम से मैटर बन जाता है। तो बेसिकली एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हम जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम सबको एटमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। एटम को जब देखा जाए, एक्चुअली ऐसे तो नहीं दिख सकता, लेकिन एटम को जब देखा गया तो ये पाया गया कि वहां पे उसके एटम के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एटम की बात करते हैं तो ये रहा हमारा एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। अब हमें पता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, अनचार्ज्ड। अब क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हों, और वो बिल्कुल होता है। एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, और इन प्रोटॉन्स के साथ प्रेजेंट होते हैं अनचार्ज पार्टिकल्स जिनका नाम होता है न्यूट्रॉन्स। और इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कंबाइंड मास होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास निकालें तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मास से। इसीलिए हम बोलते हैं कि एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। एटॉमिक नंबर की अगर बात करें तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब अनचार्ज्ड है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी है। लेकिन अगर एटम जो है वो केटायन या एनायन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो हैं कांस्टेंट रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल ही रहेगा। अगर हम बात करते हैं मास नंबर की तो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ये डिफरेंट भी हो जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का ही। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो है 6, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 6, लेकिन कार्बन का मास नंबर 12 होना चाहिए। बट ऐसा सब जगह नहीं होता। कार्बन के 3 फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। कार्बन 98.86% ऑफ कार्बन एक्चुअली हैज़ मास नंबर 12। इसका जो मास नंबर होगा वो 12 होगा, लेकिन कार्बन का 1.11% का मास नंबर होगा 13, और बाकी के बचे कार्बन का मास होगा जो बिल्कुल ही ट्रेसेस में है तो उसका जो मास नंबर होगा वो होगा 14। अगर 12 की बात करें तो इसमें प्रोटॉन्स हैं 6 और न्यूट्रॉन्स हैं 6। अगर 13 की बात करें तो प्रोटॉन्स है वही 6 और न्यूट्रॉन्स होंगे 7। और अगर 14 की बात करें तो प्रोटॉन्स होंगे 6 और न्यूट्रॉन्स होंगे 8। अब क्योंकि कार्बन यहाँ 3 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, 3 डिफरेंट मास नंबर्स के साथ, तो इनको हम बोलते हैं एक दूसरे का आइसोटोप। दीज आर ऑल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अगर हम बात करें C14 की तो वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये C14 ही है जिसके बेसिस पर कार्बन डेटिंग मेथड हमारा चलता है। अब इस कार्बन डेटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअली कार्बन डेटिंग मेथड इसी 14C कार्बन से ही निकाला गया एक मेथड है जिससे एज डिटरमाइन की जा सकती है फॉसिल्स की। कैसे करते हैं, बेसिकली जो लिविंग मटेरियल्स हैं वो उतना ही 14C अपनी बॉडी में लेते हैं। दे टेक इन एज मच ऑफ 14C एज देयर एक्सेलिंग और एक्सक्रीटिंग। तो सेम अमाउंट में वो इनटेक भी उसका करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो इनहेल या अंदर लेना तो बंद कर देता है कार्बन को। अब क्योंकि वो कार्बन को अंदर नहीं ले रहा तो जो 14C का अमाउंट अंदर प्रेजेंट था वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर जाता है, और जितना वो डिक्रीज हुआ है उसी के हिसाब से हम बता पाते हैं कि कितने पहले वो जिंदा था या कितना टाइम हो चुका है उसको मरे हुए। और यही मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड। अब हम ये तो समझ चुके हैं कि हमारे पास 12C, 13C, 14C तीनों रूप में कार्बन पाया जाता है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो जरूरी है ना, क्योंकि कुछ का 12 है, कुछ का 13 है, कुछ का 14, तो कैसे निकालेंगे उसका एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक वेट अगर निकालना चाहें तो एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू मास नंबर
इंटू रिलेटिव अबंडेंस, अगर परसेंटेज में दी है तो उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, प्लस मास नंबर ऑफ अनदर आइसोटोप एंड इंटू रिलेटिव अबंडेंस। तो अगर हम कार्बन के लिए निकालें तो इट इज़ इक्वल्स टू 98.86 डिवाइड बाय 100 इंटू 12 प्लस 1.11 डिवाइड बाय 100 इंटू 13, जो बेसिकली निकलता है 12.011। This is all for today's class.